नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 3 शिक्षा विचारकों की दृष्टि, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 32 अंक प्राप्त करना होगा कम से कम, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 102 का री एग्जाम 2022-23 देने जा रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, यूनिट 3 शिक्षा विचारकों की दृष्टि। आइए देखते हैं प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? A 1953 में, B 1957 में, C 1975 में, D 1973 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का A 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी? A 1986 में, B 1973 में, C 1992 में, D 1995 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D 1995 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? A प्रोफेसर DS कोठारी, B सैम पेत्रोदा, C डॉक्टर संपूर्णानंद, D जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का B सैम पेत्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 1961 में गठित भावात्मक एकता समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1961 में गठित भावात्मक एकता समिति की अध्यक्षता किसने की थी? A शंपूरानंद, B DS कोठारी, C SN मुखर्जी, D राधाकृष्णन। इसका सही जवाब हो जाएगा A शंपूरानंद। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित सरकार है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित सरकार है, यह किसने कहा था? A प्लेटो, B अब्राहम लिंकन, C महात्मा गांधी, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का B अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, बहुत ही संघर्षमय इनका जीवन था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? A सभी के लिए योग, B कल्याण के लिए योग, C लोगों के लिए योग, D मानवता के लिए योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का D मानवता के लिए योग। ध्यान रखना, जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं, योग पेपर 104 है योग शिक्षा, उसके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें भी आ गया है बट उसमें भी आ सकता है, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है जो बीएड सेकेंड ईयर में पहले था 204 था ये योगा, अभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया है। तो उसमें हमेशा योग दिवस जैसे कब मनाया जाता है, 2015 से शुरू हुआ 21 जून को। इसकी थीम क्या है? हर साल लगभग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, 2022 में जो देने जा रहे हैं सेम टू सेम प्रश्न आ सकता है, ठीक है। मानवता के लिए योग, क्योंकि जून तो आया नहीं, 21 जून 2022 का ही पूछेगा तो पूछेगा, और 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, ठीक है। 2015 से शुरू हुआ था, पूछ चुका है कि कौन सा था। जैसे 2015 शुरू हुआ, क्या हो गया, 15 5 20 6 हो गया, और 22 में तो 8वां था, ठीक है। 2022 में कौन सा था योग दिवस? 8वां था। तो ये पॉइंट भी पूछ चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा D मानवता के लिए योग महत्वपूर्ण है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी अर्थात मानवता के लिए योग, इंग्लिश में भी याद रखना, समझ में उसका भूल जाओ तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न है,
यदि तुमने अपने सुंदर विचारों का संग्रह करके उन्हें अपने जीवन और चरित्र का आधार बनाया है तो तुम्हारे पास उन सभी लोगों से अधिक शिक्षा है जिन्होंने संपूर्ण पुस्तकालय को ही रटकर आत्मसात कर लिया। किसने कहा? ए महर्षि अरविंद, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है, शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का सामंजस्य सम्मिश्रण पूर्ण विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है और यह शिक्षा की सच्ची शक्ति का आधार है। किसने कहा? ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी जी, सी स्वामी दयानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पन्न हुआ है? व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पन्न हुआ है? ए एजुकेयर, बी एजुसियर, सी एजुकेटम, डी उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, डी। तीनों है, एजुकेयर भी, एजुसियर भी और एजुकेटम भी। आप देखोगे मैक्सिमम जगह एजुकेयर ही दिया रहेगा, लेकिन ध्यान रखना अच्छे बुक में या कहीं पढ़ोगे तो तीनों मिल जाएगा आपको। एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम तीनों है, अर्थात 9 का सही जवाब हो जाएगा डी। महत्वपूर्ण है, यूपी टेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द एजुकेशन लैटिन शब्द एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम से व्युत्पन्न हुआ है। एजुकेयर पालन पोषण करना या विकसित करना का संदर्भित करता है, जबकि एजुसियर का अर्थ है प्रकट करना या बाहर निकालना होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 10 नंबर, देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए यह किसने कहा था? यदि भारत में भगवान अवतरित हो तो वह पाव रोटी के रूप में। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, डी महात्मा गांधी। ध्यान रखना, आदर्शवादी शब्द हैं, उसमें 2 लोग तो आप निकाल सकते हो। इंदिरा गांधी कभी नहीं बोलेंगी, राजीव गांधी भी ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि साइंटिस्ट ये राजीव गांधी जो थे साइंस वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। पंडित जवाहरलाल जी बोल सकते हैं या फिर महात्मा गांधी जी। अगर दोनों में करना हो तो आप किसे चुनो, खुद बोलिए। तो ध्यान रखना, इसको सही जवाब हो जाएगा डी, महात्मा गांधी जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आदर्शवादी विचारधारा के थे। गीता इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। गीता जो बुक है श्री कृष्ण जी का दिया हुआ है, मतलब उपदेश है, तो उस पर बहुत ज़्यादा इनको प्रभाव था। माता जी इनके और गीता जो बुक है, तो इनकी माता जी इनको अक्सर गीता के प्रवचन वगैरह जो भी थे उपदेश सुनाती रहती थी, इसलिए गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों पूर्ण। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का गठन किया गया था? ए 1974 में, बी 1979 में, सी 1977 में, डी 1988 में। तो मंडल आयोग का गठन किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1979 में। हालांकि मॉडल पेपर में देखो 1988 क्यों दिया पता नहीं, तो इसका सही जवाब है बी। आप लोग परेशान मत हो, मैं इसलिए बता देता हूँ, मॉडल पेपर में दिया हुआ कई क्वेश्चन वहाँ पर गलत दिए हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उपदेश क्या है? ए शारीरिक विकास, बी नैतिक विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी व्यावसायिक विकास। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उपदेश क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया गया है? ए बुनियादी शिक्षा पद्धति, बी बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति, सी समवाय पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ए, बुनियादी शिक्षा पद्धति। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ध्यान रखना, पत्रिका की बात कर रहा है। ए यंग इंडिया, बी वंदे मातरम, सी मातृभूमि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी का जो था ये बी वंदे मातरम, अंग्रेजी का एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको महर्षि अरविंद ने प्रकाशित संपादन किया था। ठीक है, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा बी, वंदे मातरम। अगला प्रश्न ध्यान रखना, वंदे मातरम महर्षि अरविंद द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक था, 1905 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखना, सन याद रहे तो ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट पूछ सकता है कभी कभी। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, या किसने कहा था? ए अरस्तु, बी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी प्लेटो। तो ध्यान रखना, 15 का सही जवाब हो जाएगा, 15 का सही जवाब हो जाएगा बी, विवेकानंद जी।
ठीक है, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बी, विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? ए हड़ताल, बी तालाबंदी, सी घेराव, डी सत्य पर डटे रहना। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, याचना करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, सत्य पर डटे रहना। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी तलीमी संघ की स्थापना कब हुई? ए 1939 में, बी 1937 में, सी 1932 में, डी 1947 में। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1939 में। अगला प्रश्न है अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु में, बी पौंडीचेरी में, सी दिल्ली में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, पौंडीचेरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बार बार बीएड सेकेंड ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये योग में पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो 104 है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, पौंडीचेरी में। अरविंद जी की जो भी कृतियाँ हैं और स्थान जो भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्री अरविंद ने किस साप्ताहिक का संपादन किया था? तो अभी हम लोग देख चुके हैं वंदे मातरम, लेकिन ये क्या था? साहित्य की बात यहाँ कर रहा है। तो अरविंद ने किस साहित्यिक का संपादन किया था? ए वंदे मातरम, बी युगांतर, सी अमृत बाजार पत्रिका, डी कर्मयोगिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, 19 का सही जवाब हो जाएगा डी, कर्मयोगिनी। ध्यान रखना, वंदे मातरम जो है साप्ताहिक पत्रिका था, लेकिन साहित्यिक की बात कर रहा है तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मयोगिनी। कुछ चीज़ें हैं इनकी साहित्यिक कृतियाँ आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक सांस्कृतिक लेखन, एकत्रित कविताएं, एकत्रित नाटकों और कहानियाँ, कर्मयोगिनी ध्यान रखना जो पूछ चुका है, योग के अभिलेख, वैदिक और दार्शनिक अध्ययन, वेद के रहस्य, ये सारी इनकी साहित्यिक है, आप लोग याद हो तो अच्छा रहेगा, ये महत्वपूर्ण है। रहस्यवादी आग के लिए भजन, ईसा उपनिषद, केन्या अन्य उपनिषद, गीता पर निबंध, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। 11 भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भारत के पुनर्जागरण, बी जीवन दीप महत्वपूर्ण है। योग का संश्लेषण महत्वपूर्ण है। मानव चक्र, मानव एकता का आदर्श, युद्ध और स्व, भविष्य की कविता, कविता और कला पर पत्र, योग पर पत्र, माँ भी महत्वपूर्ण है। सावित्री एक किंवदंती और प्रतीक, स्वयं और आश्रम पर, आत्मकथा नोट्स और ऐतिहासिक रुचि के अन्य अभिलेख। ध्यान रखना जो भी 23-24 पॉइंट हैं आप लोगों को ये पता हो तो अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। नहीं तो कुछ चीज़ें तो जैसे कर्मयोगिनी हो गया, वंदे मातरम, या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो याद हो तो अच्छा रहेगा। श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? ए ब्रह्म के अंश, बी सत, सी चित, डी चित प्लस आनंद। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रह्मा के अंश को। अगला प्रश्न है श्री अरविंद ने अध्यापन कार्य कहाँ किया था? ए कलकत्ता में, बी मद्रास में, सी चंद्रनगर, डी बड़ौदा में। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा डी, बड़ौदा में। 1896 से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापन उपाचार्य रहने तक रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया था। अगला प्रश्न है श्री अरविंद घोष के किस महान ग्रंथ में सत्य के साक्षात्कार का वर्णन है? ए लाइफ डिवाइन, बी आर्यपत्र, सी कर्मयोगिनी, डी वंदे मातरम। तो श्री अरविंद के किस महान ग्रंथ में सत्य के साक्षात्कार का वर्णन है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, कर्मयोगिनी। कुछ चीज़ें गलत भी दिया रहता है, जैसे कई आप देखोगे वहाँ पर जो पिछला प्रश्न था कर्मयोगिनी और वंदे मातरम दोनों था, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, दोनों रहे तो उसमें मिलता ऑप्शन दोनों रहना चाहिए, अगर नहीं तो कर्मयोगिनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक, कर्मयोगिनी को ही आप लोग टिक कीजिएगा। अगर नहीं है तो वंदे मातरम भी सही हो सकता है, लेकिन दोनों है तो कर्मयोगिनी, वैसे ऑप्शन में दोनों देना चाहिए था। अभी जो भी है मॉडल पेपर तो कुछ गलतियाँ कर सकता है, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होगी। अगर दोनों है तो दोनों भी आप लोग कीजिए, ठीक है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है एक आध्यात्मिक आंतरिक स्वतंत्रता ही एक पूर्ण मानव व्यवस्था उत्पन्न कर सकती है, उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ए महात्मा गांधी का, बी श्री अरविंद घोष का, सी जॉन ड्यूवी का, डी रूसो का। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा बी, श्री अरविंद घोष का। सामाजिक विकास के चक्र में श्री अरविंद घोष ने 4 सोपान बताए हैं, पॉइंट को ध्यान रखना। सामाजिक विकास के चक्र में श्री अरविंद ने 4 सोपान बताए हैं, पूछ सकता है प्रश्न।
द ह्यूमन साइकिल के लेखक कौन है? ए प्लेटो, बी रूसो, सी जाकिर हुसैन, डी श्री अरविंद घोष। 24 का सही जवाब हो जाएगा डी, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के किस उद्देश्य को वर्णित किया गया है? ए नैतिक विकास, बी मानसिक विकास, सी शारीरिक शुद्धि, डी ज्ञानेंद्रियों का विकास। 25 का सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञानेंद्रियों का विकास। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के जीवन दर्शन के सिद्धांत कौन सा है? ए कर्मयोगी, बी भक्ति, सी समर्पण, डी उपयुक्त सभी। 26 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों। अरविंद के जीवन दर्शन का सिद्धांत तो कर्मयोग, भक्ति, समर्पण तीनों है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? ए स्वतंत्र भारत, बी हरिजन, सी वर्धा बंधु, डी बेसिक एजुकेशन। 27 का सही जवाब हो जाएगा बी, हरिजन था गांधी जी के पत्र का नाम। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। गांधी जी ने सन 1933 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र हरिजन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? ए समवाय पद्धति, बी स्वावलंबन, सी शिल्प केंद्रित शिक्षा, डी साहित्यिक शिक्षा। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा डी, साहित्यिक शिक्षा जो है बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति है। ए एसेज ऑन द गीता भाग 2, बी लाइव डिवाइन, सी आर्यपत्र, डी कर्मयोगिनी। 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, एसेज ऑन द गीता भाग 2। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी जिस धर्म सभा में भाग लिया था वह कहाँ हुई थी? ए बंगाल में, बी दक्षिण भारत में, सी इंग्लैंड में, डी अमेरिका में। महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस वगैरह में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, अमेरिका में हुआ था। ध्यान रखना, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी जिस धर्म सभा में भाग लिया था वह कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है डी, अमेरिका में। ठीक है, महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर कहते हैं उन्होंने शुरुआत ही किया था भाइयों एवं बहनों से, तो कुछ लोग कहते हैं 2 मिनट का टाइम लिया था, जो भी था, फिर उन्होंने काफ़ी और समय दिया गया और उन्होंने अपना जो भी था भाग लिया था, जो अपना लेक्चर उन्होंने पूरा किया था। तो 30 का सही जवाब है डी, अमेरिका के शिकागो में। ध्यान रखना, शिकागो की धर्म संसद में 1893 में ये सारा चीज़ें हुआ था। ठीक है, शिकागो में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? ए धार्मिक व्यक्ति का, बी जनसाधारण का, सी पंडितों का, डी राजनीतिकों का। 31 का सही जवाब हो जाएगा सी, पंडितों का। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार मूल तत्व 5 हैं। मूल तत्व जो हैं 5 हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है। इंद्रियों के प्रशिक्षण में क्या नहीं किया जाता? ए आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ का प्रशिक्षण दिया जाता है, बी अनुभव को यथार्थ बनाया जाता है, सी इंद्रियां सुख दिया जाता है, डी ज्ञानेंद्रियों को सबल बनाया जाता है। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सी, इंद्रियों का सुख दिया जाता है। ये जो है प्रशिक्षण में नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण का मतलब ये तो थोड़ा बहुत तकलीफ होता है। तो आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ प्रशिक्षण दिया जाता है, बिल्कुल सही। और अनुभव को यथार्थ बनाया जाता है, ये भी सही है। ज्ञानेंद्रियों को सबल बनाया जाता है, सबल मतलब मजबूत बनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन इंद्रियां सुख दिया जाता है, ये नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए शारीरिक विकास, बी नैतिक विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी व्यावसायिक विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? ए प्रत्यक्ष, बी विचार विमर्श, सी प्रयोग, डी योग। 34 का सही जवाब हो जाएगा डी, योग को सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षक होने चाहिए? ए केवल पुरुष, बी केवल महिला, सी केवल महिला, डी विवाहित, सी पुरुष महिला, डी विवाहित। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, केवल महिला होना चाहिए। उनका मानना था कि जो बालिका विद्यालय होता है उसमें केवल महिला ही शिक्षक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए? ए वैज्ञानिक, बी आत्मज्ञानी, सी मनोवैज्ञानिक, डी समाज सुधारक। 36 का सही जवाब हो जाएगा बी आत्मज्ञानी। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा बालक के कौन कौन से विकास किए जाते हैं? शिक्षा द्वारा बालक के कौन कौन से विकास किए जा सकते हैं? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी आध्यात्मिक, डी उपयुक्त सभी।
37 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अर्थात शिक्षा द्वारा बालक के कौन कौन से विकास किए जाते हैं? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तीनों। अर्थात डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी विरोधी थे। ए स्त्रियों की हीनता के, बी स्त्रियों की दीनता के, सी स्त्रियों की पराधीनता के, डी उपयुक्त सभी। 38 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों के विरोधी थे। स्त्रियों की हीनता, दीनता, पराधीनता तीनों के विरोधी थे। अर्थात स्त्रियों के बारे में वो पॉजिटिव सोचते थे, पॉजिटिव मतलब अच्छा करना चाह रहे थे, उनका मानना था कि अच्छा कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन क्या है? ए विस्तृत, बी समन्वयवादी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 39 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी मुख्यतः किस पद्धति के समर्थक थे? ए गुरुकुल पद्धति, बी शिक्षण पद्धति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 40 का सही जवाब हो जाएगा ए, गुरुकुल पद्धति के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा कैसी है? ए दार्शनिक मित्र, बी पथ प्रदर्शक, सी गुरु गृहवास, डी इनमें से कोई नहीं। 41 का सही जवाब हो जाएगा सी, गुरु गृहवास। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है। उपयुक्त कथन किसका है? ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, डी श्री अरविंद का। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863, पॉइंट को ध्यान रखना, 1863 को कहाँ हुआ था? कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ध्यान रखना, बाद में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और उनका नाम क्या था बचपन का? नरेंद्र दत्त। तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता के हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जो भी पॉइंट है महत्वपूर्ण है, यहाँ प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष की शिक्षा किस पर आधारित है? ए मातृभाषा, बी बाल केंद्रित, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 43 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अर्थात मातृभाषा और बाल केंद्रिता दोनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष की शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? ए आध्यात्मिक साधना, बी ब्रह्मचर्य, सी योग, डी उपयुक्त सभी। 44 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और योग तीनों। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? ए व्यवहारिक शिक्षा, बी तकनीकी शिक्षा, सी सैद्धांतिक शिक्षा, डी औद्योगिक शिक्षा। 45 का सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, आपको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए। सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया। उपयुक्त कथन किसका है? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी फावेल, सी रूसो, डी स्वामी विवेकानंद। 46 का सही जवाब हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद जी का है यह कथन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? ए टैगोर जी का, बी सी अरविंद जी का, सी स्वामी विवेकानंद जी का, डी राजगोपालाचार्य जी का। 47 का सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, गुलाब अपने स्वभाव से सुगंध वितरित करता है, उसी प्रकार तुम भी दान दो। गुलाब अपने स्वभाव से सुगंध वितरित करता है, उसी प्रकार तुम भी दान दो। स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार किस दर्शन के निकट है? ए प्रकृतिवाद, बी प्रयोजनवाद के, सी यथार्थवाद के, डी अध्यात्मवाद की। 48 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रकृतिवाद की। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद घोष किस वाद के विचारक थे? ए प्रकृतिवाद के, बी आदर्शवाद के, सी प्रयोजनवाद के, डी यथार्थवाद की। 49 का सही जवाब हो जाएगा बी, आदर्शवाद की। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, यह परिभाषा किसने दी? ए डॉक्टर पी डी जुवाल, बी डॉक्टर के बी बघोड़ी, सी डॉक्टर आर आर शर्मा, डी डॉक्टर जे सी मिश्रा। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, डॉक्टर पी डी जुवाल। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय शिक्षा का विरोधी कौन था? ए श्री अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी, सी प्लेटो, डी सुकरात। 51 का सही जवाब हो जाएगा ए, श्री अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के लिए प्रथम बार कब प्रस्थान किया? ए 22 अप्रैल 1994,
बी 18 जनवरी 1874, सी 25 जुलाई 1963, डी 31 मई 1893। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 31 मई 1893 में। मैंने पहले बताया उन्होंने धर्म संकट जाकर धर्म संसद में अपने भाषण दिए थे 1893 में। तो देख सकते हो यहाँ पर 93 कोई है नहीं, एक ही है, इसलिए डी पहले ही सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी मैंने पहले बता दिया था 1863 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? सही उत्तर बताइए। ए शारीरिक मानसिक विकास, बी नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, डी सी विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, डी उपयुक्त सभी। 53 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों, शारीरिक मानसिक नैतिक आध्यात्मिक विश्व बंधुत्व की भावना, तीनों सही है। गांधी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टालस्टॉय फार्म कहाँ स्थित है? ए रूस में, बी वर्धा में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी गुजरात में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 54 का सही जवाब हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? ए सन 1937 में, बी 1938 में, सी 1947 में, डी 1948 में। 55 का सही जवाब हो जाएगा ए, सन 1937 में गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, गांधी जी 23 अक्टूबर 1937 को, 23 अक्टूबर है। गांधी जी के ऊपर शक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? ए पाँच पूजा पाठ, गांधी जी के ऊपर भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? ए पूजा पाठ, बी कर्मकांड, सी भजन कीर्तन, डी मानव सेवा। तो गांधी जी के ऊपर भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, मानव सेवा। मानव सेवा को उच्च मानते थे। गांधी जी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? मैंने पहले इसका आंसर बता चुका हूँ, वेद का, उपनिषद का, गीता का, रामायण का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, गीता का प्रभाव सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी पर था। उनकी माता जी अक्सर गीता में जो बातें थी उसको सुनाया करती थी। अगला प्रश्न है 58, विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए, किसका कथन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर का, बी गांधी जी का, सी अरविंद घोष का, डी विनोबा भावे का। 58 का सही जवाब हो जाएगा बी, गांधी जी का, बी इसका सही जवाब है। गांधी जी का जन्म, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। सच्ची शिक्षा में मशीन में बना हुआ सूत, सच्ची शिक्षा को मशीन में बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, या कथन किसका है? ए जॉन ड्यूवी का, बी प्लेटो का, सी रूसो का, डी श्री अरविंद घोष का। सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, श्री अरविंद घोष जी का कथन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? सही उत्तर बताइए। ए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, बी शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, सी शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो, डी उपयुक्त सभी। 60 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य निर्माण की शिक्षा है, उपयुक्त कथन किसका है? ए प्लेटो, बी रूसो, सी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी का। 61 का सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विषय वस्तु गांधी के विचारों के अनुरूप नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, क्योंकि गांधी जी इन सब पर बात टेक्निकल पर नहीं करते थे, भाषा, सामाजिक अध्ययन, व्यवसायिक कौशल पर करते थे, लेकिन अनुवांशिक इंजीनियरिंग पर नहीं करते थे। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में परिणामवादी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, महात्मा गांधी जी। गांधी जी किस प्रकार के अनुभव पर बल देते थे? तो प्यार पर। श्री अरविंद ब्रह्मा को किस रूप में मानते थे? ए शून्य विधि सत्य, सी सत्य प्लस चित्त, डी सत्य प्लस चित्त मानव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, सत्य। ब्रह्मा को किस रूप में मानते थे? सत्य, बी इसका
सही जवाब है। श्री अरविंद ने अंतःकरण के स्तर बताए हैं, A2, B4, C6, D8। 65 का सही जवाब हो जाएगा बी 4। कर्मयोगिनी साप्ताहिक समाचार में अंतःकरण के 4 स्तर बताए गए। ठीक है, कर्मयोगिनी साप्ताहिक समाचार में ध्यान रखना, ये पूछ सकता है जो 4 स्तर बताए गए हैं किसमें, तो कर्मयोगिनी साप्ताहिक समाचार में अंतःकरण के 4 स्तर बताए हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम माना, ए अंग्रेजी, बी मातृभाषा, सी फ्रेंच, डी हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का बी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, गांधी जी उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र गांधी जी उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र में रखा है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का दर्शन कैसा है, ए ज्ञेयवादी, बी प्रेरणादायक, सी विश्लेषित, डी इनमें से कोई नहीं। 67 का सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञेयवादी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसके लिए जीवन दिया, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसके लिए जीवन बिता दिया, ए प्रेम, बी हिंसा, सी ज्ञान और सत्य, डी इनमें से कोई नहीं। 68 का सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान और सत्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे। 69 का सही जवाब हो जाएगा ए राधाकृष्णन जी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने विशेष रूप से किसकी व्याख्या की, ए भारतीय अर्थशास्त्र, बी भारतीय दर्शन, सी भारतीय राजनीति, डी इनमें से कोई नहीं। 70 का सही जवाब हो जाएगा बी भारतीय दर्शन। अगला प्रश्न है, 1882 की फिल्म गांधी में गांधी का किरदार किसने निभाया, महत्वपूर्ण है, ए रोशन सेठ, बी बेन किंग्सले, सी जॉन गिलगट, डी इनमें से कोई नहीं। 71 का सही जवाब हो जाएगा बी बेन किंग्सले। 1882 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया, तो बी इसका सही जवाब है बेन किंग्सले। गांधी 1882 में बेन किंग्सले ने उनकी भूमिका निभाई। 1882 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी में ब्रिटिश अभिनेता थे बेन किंग्सले ने बापू के किरदार को निभाया था। अगला प्रश्न है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1920 में महात्मा गांधी का जो भी आंदोलन है, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या जो भी है, महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसको सन जरूर याद रखना। ठीक है, तो 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की, एक खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी खेड़ा आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 72 का सही जवाब हो जाएगा बी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, ए चंपारण, बी खेड़ा, सी बरदोली, डी राजी मार्च। 73 का सही जवाब हो जाएगा ए चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में शुरू हुआ था, सबसे महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था, यही उन्होंने शुरू किया। किसानों की ये समस्या थी। भारत में महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, ए सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, बी हिंद स्वराज, सी सत्याग्रह, डी उपयुक्त सभी। 74 का सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, तीनों है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, हिंद स्वराज और सत्याग्रह, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है, ए राजकोट, बी अहमदाबाद, सी पठानकोट, डी बड़ौदा। 75 का सही जवाब हो जाएगा बी अहमदाबाद, गुजरात में है साबरमती आश्रम। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया था। 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारे पर खुली जमीन में भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, पहले जो था अहमदाबाद में था, 1917 में क्या किया, साबरमती आश्रम के किनारे खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम से डांडी चक
साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिन में तय की गई? ए 20, बी 21, सी 24, डी 17। 76 इसका सही जवाब हो जाएगा सी 24। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना नोट्स को। नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास में चर्चित दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुई। 24 दिन तक चली यह पदयात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी स्थित छोटे गांव दांडी तक गई। ध्यान रखना, अभी जो लेखपाल का एग्जाम होता है उसमें भी प्रश्न पूछा गया था, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखा करो, क्योंकि इसका नाम ही है समकालीन भारत और शिक्षा, तो प्रश्न लगभग ऐसे ही रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था, मतलब किस जगह या किस जेल में? ए अहमदाबाद जेल, बी आगा खान पैलेस पुणे में, सी लाल किला दिल्ली में, डी रंगून जेल में। 77 का सही जवाब हो जाएगा बी आगा खान पैलेस पुणे में। पुणे के आगा खान पैलेस में 2 साल तक नज़रबंद रखा गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण नहीं बट आगा खान पैलेस जेल में रखा गया, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। 78 का सही जवाब हो जाएगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन में समय जो है गोली चलाने से प्रदर्शनकारियों पर गढ़वाल रेजिमेंट ने जवानों ने मना कर दिया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गढ़वाल राइफल्स को पेशावर भेजा गया, वहां नमक कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था। अगला प्रश्न है, गांधी को बापू किसने कहा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी चर्चिल। 79 का सही जवाब हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी को बापू कहकर संबोधित किया था सर्वप्रथम। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई आप लोग इस प्रश्न को पुनः देख लीजिएगा। गांधी को बापू किसने कहा? गांधी को बापू किसने कहा? तो इसका लोग जवाब, जो सही जवाब है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ध्यान रखना, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, गांधी को बापू किसने कहा। तो इसका सही जवाब अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि यहाँ पर जो नोट्स लिखा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी, तो इसलिए हम लोग इसका जवाब सही मान के चल रहे हैं ए। ठीक है, गांधी को बापू को किसने कहा था, तो ए इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। गांधी को बापू किसने कहा, तो ए सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी चर्चिल, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 80 का सही जवाब है ए सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो इसका सही जवाब है ए सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी चर्चिल, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जेबी कृपलानी। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। पॉइंट को याद रखना, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस जी। दोनों पॉइंट को महत्वपूर्ण है, याद रखना। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था महात्मा के नाम से। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले अगर पूछता है, ऑप्शन में रहता है, तो ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद तीसरा मत ये है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी। ठीक है,
महात्मा की उपाधि दी थी 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। महात्मा की उपाधि 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? पीसीएस वगैरह में ये प्रश्न पूछा गया है। ए चर्चिल, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी जेबी कृपलानी। तो गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का ए चर्चिल। ध्यान रखना, ए इसका चर्चिल सही जवाब है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल ने गांधी को कभी अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन के पूर्व जो है ये प्रधानमंत्री थे चर्चिल जी, इन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहे थे। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? ए चर्चिल, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, जी जेबी कृपलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का सी अब्दुल गफ्फार खान जी ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। ध्यान रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के कबायलियों द्वारा मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी, जिसमें अब्दुल गफ्फार खान भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया? ए खेड़ा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन, डी अहमदाबाद आंदोलन। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा सी चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न है, ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा है, परम आत्मा, परम चेतना उपयुक्त कथन किसका है? ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी अरविंद, डी महात्मा गांधी। तो 85 का सही जवाब हो जाएगा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था? 1970, बी 1971, सी 1973, डी 1975। 86 का सही जवाब हो जाएगा डी 1975 में। 1975 में उन्हें अहिंसा को बढ़ावा देने और ईश्वर एक समान सत्य को व्यक्त करने के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार मिला, जिसमें सभी लोगों के लिए करुणा और ज्ञान शामिल था। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है। ए चेन्नई में, बी पांडिचेरी में, सी शांत निकेतन में, डी शांति कुंज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो 87 का सही जवाब हो जाएगा बी पांडिचेरी में। ये पूछा जा चुका है बीएड सेकंड ईयर में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस विषय में मास्टर डिग्री पूरी की? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस विषय में मास्टर डिग्री पूरी की? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा बी दर्शन शास्त्र। अगला ध्यान रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेल्डिंग प्रोफेसर के रूप में चुना गया था? ए आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू अर्थात जिसे बीएचयू कहते हैं, सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो 89 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेल्डिंग प्रोफेसर के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया? ए 1948, बी 1955, सी 1954, डी 1958। तो 90 का सही जवाब हो जाएगा ए 1948। बहुत ज़्यादा फैक्ट है, इसलिए फैक्ट थोड़ा गलत होने का भी चांस रहता है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 13 मई 1952 को भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ध्यान रखना, 1952 को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 1962 तक इस पद पर रहे, 10 साल था, 2 बार उन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया और 13 मई 1962 को उन्हें देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो 2 बार ये उपराष्ट्रपति थे, 1952 से 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और उसके बाद दूसरे जो है राष्ट्रपति थे, 13 मई 1962 को उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। और 2 साल, इसका मतलब 10 साल राष्ट्रपति भी कोई रहा होगा, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्हें बापू जी कहा जाता था। तो राजेंद्र प्रसाद जी, ध्यान रखना, राष्ट्रपति थे पहले, और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य अकादमी फेलोशिप कब मिला? 1968, बी 1970, सी 1972, डी 1973। तो 91 का सही जवाब हो जाएगा ए 1968। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1968 में साहित्यिक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे जो साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेख को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है 1970, पता नहीं क्यों, इसलिए लिख दिया, बता देता हूँ, आप लोग परेशान मत हो, गलत दिया रहता है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद ने प्रारंभिक शिक्षा में किस विषय को चुना? ए मातृभाषा, बी भौतिक विज्ञान, सी भूगर्भ विज्ञान, डी मनोविज्ञान। 92 का सही जवाब हो जाएगा ए मातृभाषा। श्री अरविंद ने प्रारंभिक शिक्षा में किस विषय को चुना? मातृभाषा। श्री अरविंद घोष एक महान दार्शनिक, एक महान शिक्षाशास्त्री थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1875 में कोलकाता में हुआ था। श्री अरविंद घोष ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को साप्ताहिक कर्मयोगिनी में प्रकट करते हुए बताया कि अंतःकरण मनुष्य के सर्वोच्च उपकरण है, जिसको उन्होंने 4 स्तर बताए, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। 4 स्तर बताए हैं, किसमें? कर्मयोगिनी में। ठीक है, अंतःकरण मनुष्य का सर्वोच्च उपकरण है, उसमें 4 स्तर बताए हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था शिक्षण कार्य पेशा नहीं बल्कि जीने का रास्ता है? पेशा नहीं बल्कि जीने का रास्ता है। ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी गुलजारी लाल नंदा, सी, यहाँ पर सी ध्यान रखना, ए राधाकृष्णन जी, बी गुलजारी लाल नंदा, यहाँ पर बी कर दीजिए, बी स्वामी विवेकानंद और सी गुलजारी लाल नंदा, डी नरेंद्र मोदी जी। किसने कहा था शिक्षण कार्य पेशा नहीं बल्कि जीने का रास्ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का डी नरेंद्र मोदी जी। भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? ए 1962, बी 1972, सी 1965, डी 1975। 94 का सही जवाब हो जाएगा ए 1962 से। देश में साल 1962 से शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन के मित्रों ने उनसे गुजारिश की कि उन्हें उनका जन्म दिवस मनाने की इजाज़त दें। तभी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? ए बेलगांव अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन, सी कराची अधिवेशन, डी हरिपुर अधिवेशन। 95 का सही जवाब हो जाएगा सी कराची अधिवेशन, जिसका जिक्र खुद गांधी जी ने 1931 में पहली बार किया। 25 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का डी 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को 79 अनुयायियों के साथ गांधी साबरमती आश्रम से डांडी चले और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। श्री अरविंद के अनुसार ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? ए ब्रह्मा, बी ईश्वर, सी आत्मा, डी विचार। 97 का सही जवाब हो जाएगा ए ब्रह्मा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का बी 1931। 5 मार्च 1931 को समझौता किया जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी? ए 1907, बी 1909, सी 1911, डी 1913। 99 का सही जवाब हो जाएगा बी 1909 में। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई पुस्तक है जो गांधी विचारकों के बीच गीता जैसे महत्व रखती है। मैंने पहले बताया गांधी जी पर बताया जो प्रभाव था गीता का था। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1930 में। 1930 में टाइम मैगजीन द्वारा गांधी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। गांधी जी उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र में रखा था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी ने उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र में रखा था। कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग जरूर दिया करें, महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं।
योग साधना के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कितने सोपान माने हैं? A5, B7, C3, D8। गांधी ने उच्च शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा? सार्वजनिक क्षेत्र में, B व्यक्तिगत क्षेत्र में, C निजी क्षेत्र में, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत कब आए? A सन 1914, B 1915, C 1912, D 1902। दोस्तों हम लोग कल हल करेंगे पेपर 102 का ही समकालीन भारत और शिक्षा यूनिट 4। ध्यान रखना, इसका यूनिट 4 देखेंगे, शिक्षा नीति के परिपेक्ष, शिक्षा नीति के परिपेक्ष, क्योंकि 4 यूनिट ही है इसमें। मतलब इसमें क्या, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर है हर पेपर में 4 यूनिट ही दिया गया है, यूनिट काट दिया है या फिर जो भी है उसमें समाहित कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ था BD 102 का यूनिट 3 प्रैक्टिस सेट 5। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ टेस्ट दीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में। जो बच्चे साथ में जुड़े थे 80+ % उनके बने हैं, नॉर्मली बच्चों के तो 85+ बने हैं, 90 भी बन गए हैं, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों पे लिंक दिया गया है, आप लोग लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी है मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे, व्यू ज़्यादा आएंगे तो हम लोग ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।